कम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें आज हम लोग कॉम्बिनेशन का आखिरी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के पार्ट में पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको क्वेश्चंस दिए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, उन्हीं का ही एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। कह रहा है कि आपको एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की 22 प्लेयर्स से। ठीक है, मतलब अवेलेबल प्लेयर्स कितने हैं? 22। इनमें से आपको 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, लेकिन शर्त क्या है कि इनमें से 2 को आपको इंक्लूड करना है और 4 को एक्सक्लूड करना है। तो भाई जो एक्सक्लूड मतलब उसको बाहर रखना है तो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो जिसको बाहर रखना है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारे लिए अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 22 - 4 18। साथ ही साथ आप कह रहे हो कि 2 को रखना ही रखना है, मतलब उनका सिलेक्शन बिल्कुल 100% डन है। तो 11 प्लेयर में से 2 प्लेयर आपके ऑलरेडी क्या हैं? सेलेक्टेड हैं। तो वो 2 प्लेयर भी हमारे लिए अब अवेलेबल नहीं हुए, तो अवेलेबिलिटी बची कितनी? 16 प्लेयर्स की। अब आते हैं रिक्वायरमेंट पर। तो रिक्वायरमेंट कितनी है? 11 प्लेयर्स की, लेकिन उनमें से 2 तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए ना, तो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों में वो माइनस होगा। तो इसलिए आपके रिक्वायरमेंट कितने हो जाएंगे? अब केवल 9 प्लेयर्स के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16C9। समझ में आई बात? जो एक्सक्लूड हो रहे हैं उनको पहले हमने हटा दिया, फिर बाद में जो इंक्लूड हो रहे हैं वो भी हमारे लिए रेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में तो वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको -2 किया। और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट की जहाँ पे बात है तो 11 प्लेयर्स की, लेकिन उसमें से 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो बचे कितने? 9 प्लेयर्स का आपको अब सिलेक्शन करना है। कितने में से? 16 में से। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि नरगिस हैज़ 8 children and she takes 3 at a time to children's park as often she can without taking the same 3 children together more than once। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नरगिस है, उनके 8 चिल्ड्रन हैं और उन सभी को चिल्ड्रन पार्क से लेके जाती है 3-3 के ग्रुप में, लेकिन वो उसकी कंडीशन दी गई है कि जो वो 3 बच्चे लेकर जा रही है उन तीनों बच्चों को वो दोबारा लेके नहीं जाती। मतलब हर बार जो वो 3 बच्चों का ग्रुप होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी विल गो टू द पार्क। तो कितनी बार पार्क जाएगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8 बच्चों में से 3 बच्चों का चुनाव करना है। सिंपल लाइन। क्यों? क्योंकि 3 डिफरेंट बच्चों का चुनाव करना है। ठीक है, तो 8C3 सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, और कोई कंडीशन दी नहीं है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इसी से रिलेटेड है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन द नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो द पार्क। अब क्वेश्चन बात नरगिस की नहीं, अब चाइल्ड की बात कर रहा है। नरगिस कितनी बार जाएगी वो तो ये हुआ, क्योंकि वो हर बार 3-3 का ग्रुप लेके जाएगी, लेकिन एक बच्चा कितनी बार जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये 3 में ही कोई एक होगा, है ना। तो अब उसको क्या ढूंढने हैं? अगले 2 साथी, क्योंकि 3 अगर चिल्ड्रन हैं, हम एक की बात कर रहे हैं तो उसको 2 को और सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो इस बार अब रिक्वायरमेंट कितने की है? 2। और अवेलेबिलिटी टोटल 8 चिल्ड्रन थे, एक चिल्ड्रन के बारे में आप पता कर रहे हो, तो बचे कितने? 7। तो 7C2। ठीक है, ये हर चाइल्ड के साथ होगा, क्योंकि हर चाइल्ड को डिफरेंट ग्रुप चाहिए, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहे कि बॉक्स कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन्स एंड 4 ब्लू बॉल्स। कह रहे कि एक बॉक्स में जिसमें से रेड बॉल 2 हैं और ग्रीन बॉल 3 हैं और ब्लू बॉल 4 है। कह रहे कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन। 3 बॉल आपको सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। तो कह रहा है कि जब आप बॉल निकालें तो उसमें कम से कम एक बॉल आपको ग्रीन रखनी है। तो अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो उसमें किया क्या जाता है कि अगर एटलीस्ट 1 की कंडीशन है तो हमें करना क्या चाहिए? टोटल में से ग्रीन के सेलेक्ट ना होने की कंडीशन को कर दीजिए माइनस, तो कम से कम एक ग्रीन आएगा। या अलग अलग डिफरेंट कंडीशन बनाते हैं कि 1 ग्रीन तो बाकी अदर बॉल, 2 ग्रीन तो बाकी अदर बॉल, 3 ग्रीन तो बाकी अदर बॉल, ऐसा करके। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या होगा? टोटल बॉल कितनी हुई? 4 3 7 2 9। बॉल सेलेक्ट कितनी आपको करनी है? 3 बॉल्स। ठीक है, ये तो हुआ टोटल सिलेक्शन। इसमें से ग्रीन के ना होने की कंडीशन, तो जब ग्रीन नहीं है तो उसकी अवेलेबिलिटी हट गई, तो कितना आया? टोटल बॉल अब कितनी बची? 6। 3 अब ग्रीन नहीं है, जिसमें से 3 बॉल का सिलेक्शन।
ये क्या है, टोटल सिलेक्शन, इसमें से ग्रीन के ना होने का सिलेक्शन। जब आप इसमें माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा एटलीस्ट 1 ग्रीन का। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको क्वेश्चन 4 का आंसर मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग का आखिरी क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज पुटिंग 5 डिस्टिंक्ट रिंग ऑन 4 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। कह रहा है कि बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर 4 उंगलियों में आपको 5 अलग अलग रिंग अरेंज करनी है। तो रिंग हमारे पास कितनी हुई, 5, फिंगर्स कितनी है, 4, लेकिन एट अ टाइम कितनी रिंग्स आपको करनी है, सभी रिंग को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमें कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन एक तरीके से अरेंजमेंट का हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए उन रिंगों के नाम हम लोगों ने कुछ डिसाइड कर दिए, R1, R2, R3, R4, R5। अब इनके लिए एक प्लेस दे दिया कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो अगर मान लो हम पहली रिंग उठाते हैं, तो पहली रिंग जब हम उठाएंगे तो जो फिंगर्स हैं, देखिए जो फिंगर्स हैं आपके पास कितनी हैं, 4। इन फिंगर्स पे आपको रिंग अरेंज करनी है। तो आप इस रिंग को जब उठाओगे तो आपके लिए कितनी कंडीशन बची है यहाँ पे, 4, मतलब चार पोजीशन ऐसी जहाँ पे रिंग को हम रख सकते हैं। तो टोटल इसकी पॉसिबिलिटी हुई 4। अब ये 4 रिंग हो गई। अब जब आप दूसरी रिंग उठाओगे तो इसके लिए फिंगर तो 4 है पर अरेंजमेंट 4 से ज़्यादा बनेगा। कैसे, देखो मान लीजिए इस फिंगर पर R1 रिंग हमने रखी है, बाकी फिंगर एम्प्टी हैं। तो अब क्या होगा, बाकी 3 फिंगर तो हैं ही अवेलेबल, तो ये 3 अवेलेबिलिटी तो हो गई। लेकिन इस फिंगर में जहाँ पे R1 रिंग ऑलरेडी है उसकी 2 कंडीशन है। क्या, एक कि इसको हम इसके पहले रखते हैं, दूसरी कि हम इसको इसके बाद रखते हैं। मतलब R1 रिंग से पहले R2 को एक डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ और R1 के बाद R2 को रखोगे तो वो दूसरा डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, 3 फिंगर जो एम्प्टी थी और साथ ही साथ 2 ये, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ इसके लिए, 5। उसी तरीके से जब आप R3 को उठाओगे तो जिस फिंगर में ये 2 रिंग है, जब ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे R1 और R2 है तो बाकी 3 फिंगर तो 3 अरेंजमेंट देंगे जो एम्प्टी हैं। लेकिन जहाँ पे R1 R2 उसका अरेंजमेंट क्या क्या बन सकता है भाई, R3 को इसके पहले रख सकते हैं, R3 को इनके बीच में रख सकते हैं, R3 को इनके बाद भी तो रख सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, 3 और 3 और 3 6। ऐसे ही ये बढ़ते क्रम में चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 3 अरेंजमेंट हो गए, जैसे ये अब R4 को अरेंज करना है तो R4 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो कितने अरेंजमेंट बचते हैं उसके लिए, 4, और 3 अलग जो एम्प्टी फिंगर हैं वो तो हैं ही। तो टोटल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पार्ट को भी यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए इसकी, क्योंकि ध्यान रखना अगला जो हम लोग का पार्ट आने वाला है प्रोबेबिलिटी का, उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के सारी वीडियो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फिर से उन क्वेश्चंस को लगाइए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर प्रोबेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।